डॉक्टर साहब, हमने हमेशा डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि जो कैटरैक्ट है, सफेद मोतियाबिंद है, ये आपको कभी ना कभी होगा ही, किसी को जल्दी तो किसी को बाद में। पर क्या ये काला मोतियाबिंद, इससे बचा जा सकता है? कोई बचाव के तरीके हैं? तो देखिए, ऐसा है कि बचने के तरीके तो नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और ये सबको तो होगा भी नहीं, जैसे हमने पहले ही बताया था कि करीब 8 में से 1 ही होता है जो सस्पेक्ट होता है, और एक्चुअल तो सिर्फ आप देखें तो 1.25 करोड़ लोग हैं इंडिया में, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो ये नहीं है, कैटरेक्ट तो सबको ही होना है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर काला मोतिया नहीं सबको होना है। पर काला मोतिया का पता लगना समय पे बहुत आवश्यक है। तो बचाव का तरीका जैसे आपने बोला एक ही है कि भाई, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैमिली में किसी को काला मोतिया है, थायराइड है, आपको हाई मायोपिया है, या जैसे बाकी चीज़ें मैंने बताई, आँख में कभी चोट लग गई, सूजन आ गई, या आपने कोई दवाइयाँ यूज़ की हैं इस प्रकार की, तो फिर आप इमीडिएटली 40 के बाद ज़रूर, लोग क्या करते हैं, चश्मे वाले के पास चले गए, भाई चश्मा बनवा लिया, चल यार चश्मा बना दे, काम खत्म, पास का दिख गया हमको। अरे भाई, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो अंदर 2-4 चीज़ें और कर लेगा, प्रेशर चेक कर लेगा, कुछ कर लेगा, कोई तुम्हारी छुपी बीमारी है तो वो निकल के आ जाएगी सामने। और ये बिल्कुल ही छुपी बीमारी है, ये वैसे पता नहीं लगेगी। और जब तक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब तक आपको पता लगेगा तब तक 90% लोगों की 50% साइड जा चुकी है। तो भाई, ये प्लीज़ 40 के बाद आप ज़रूर अपना एक आँख का चेकअप कराइए, क्योंकि उस टाइम पास का पढ़ने का चश्मा लगता है। तो ज़रूरी है कि भाई वो आप करा लीजिए किसी डॉक्टर के थ्रू। पर अगर और भी जैसे प्रॉब्लम्स हैं, तब शायद आप जल्दी भी जाके, बल्कि सारे कई डायबिटोलॉजिस्ट वगैरह कहते हैं भाई अपने आँख का चेकअप करा के हमें बताओ क्या हाल है। सो वो उस तरह से आवश्यक है, पर इसका कोई एक्चुअल प्रिवेंशन नहीं है। डॉक्टर साहब, अब बचाव से आते हैं इलाज की तरफ। क्या ग्लोकोमा का इलाज दवाइयों से हो सकता है या फिर सर्जरी ही करवाने की जरूरत पड़ती है? मतलब क्या क्या अलग अलग तरीके उपलब्ध हैं इसके इलाज के लिए? जी, तो ये अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि लोग इतना डर जाते हैं पहले। तो अब जब देखा जाए तो आज के दौर में इतनी अच्छी अच्छी नई दवाइयाँ आ गई हैं, और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो सारी दवाइयाँ हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। तो 90-95% लोग तो आराम से दवाई से ही कंट्रोल में रहते हैं। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि जब दवाई से भी प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, या हर प्रकार की दवाइयों से एलर्जी हो जाती है, या हम देखते हैं भाई ये आदमी शायद दवाई बेचारा अफोर्ड ना कर पाए। उन स्थिति में हम उसको सर्जरी के लिए कहते हैं या सर्जरी करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है तो पहले हम एक लेज़र करते हैं और फिर उसके बाद दवाइयाँ शुरू करते हैं। तो जैसे ऑलमोस्ट 95% लोग, 95% लोग दवाई से, और इन प्रकार हो सकता है 1 दवाई चले, 2 दवाई चले, आजकल कॉम्बिनेशन आ गए हैं, 2 दवाई का कॉम्बिनेशन, 3 दवाई का कॉम्बिनेशन। तो हम कोशिश करते हैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना डालनी पड़े, और कुछ गोलियां भी कभी कभी हम देते हैं जिससे कि वो कंट्रोल रहे प्रेशर। जब वो नहीं हो पाता कंट्रोल, या पेशेंट दवाइयों से परेशान हो जाता है, तभी वो आता है कि भाई अब हम उसको सर्जरी के लिए ले लें। और सर्जरी भी, विभिन्न प्रकार की सर्जरीज अब अवेलेबल हैं हमारे पास। तो कई बार हम सफ़ेद मोतिया निकालते हैं, उससे भी प्रेशर थोड़ा डाउन आता है। सफ़ेद मोतिया के साथ कई बार हम लोग मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी होती है, जिसमें बहुत छोटे छोटे स्टेंट होते हैं, बहुत ही छोटे, 1 मिलीमीटर से भी कम के, और बहुत ही 450 माइक्रॉन्स वगैरह, जो अंदर डाल दिए जाते हैं आँख के, जिससे कि पानी जाने के रास्ते थोड़े खुल जाएं। फिर अगर वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती तो हम एक सर्जरी करते हैं जिसको ट्रेबेक्युलेक्टमी कहते हैं, जो एक्चुअली एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है, जिससे दवाइयाँ सारी कम हो जाती हैं। और वो भी अगर काम ना करे, या हमने शायद एक बार एक सर्जरी की, वो कुछ दिनों काम की, फिर नहीं काम की, फिर एक और सर्जरी सिंपल वाली की, तब हम क्या करते हैं कि भाई एक ट्यूब आते हैं, तो ग्लोकोमा शंट्स या वेल्व्स उनको बोलते हैं, फिर वो वेल्व्स हम आँख के अंदर डालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज ने सर्जरी करवाई है तो पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा? देखिए, वो मैं तो जैसे थोड़ा ऐसे मरीज से ये भी बोलता हूँ कि भाई तेरे कर्मों पर डिपेंडेंट है क्योंकि
कोई दो आदमी की बॉडी सिमिलर नहीं होती, कैसे वो बॉडी रिएक्ट करेगी हमें कहना बड़ा मुश्किल है। पर मोटे मोटे तौर पर अगर हमने जैसे ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ट्रेबेक्लेक्टमी भी की तो भी 10, 12, 15 दिन में आदमी अपना काम पे वापस चला जाता है, और कुछ ज़रूरत होती है तो पहले भी चला जाता है, दूसरी आंख से काम चलता रहता है, थोड़ा बहुत पानी वानी इस आंख में आता है, दवाइयाँ थोड़ी डालनी पड़ती हैं, वो सब है। बट आजकल वो सर्जरीज ज़्यादा सेफ हो गई हैं, ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गई हैं, तो हम लोग तो और कुछ जो छोटी वाली सर्जरी है मिक्स वगैरह उसमें तो अगले दिन से आदमी घूमता रहता है, उसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है बिल्कुल। पर अगर जैसी किसी ने सर्जरी करवाई है तो फिर उसको क्या प्रिकॉशंस ऐसे हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद आजकल वो भी प्रिकॉशंस काफ़ी कम हो गए हैं, बट मोटे मोटे तौर पर आदमी के ये ध्यान रखना पड़ता है कि आँख गलती से दब ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि हम रास्ते बनाते हैं आँख के बाहर जाने के, कहीं उसने रगड़ लिया या आँख के अंदर गंदा पानी चला गया तो इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो वो हम चाहते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें ना हो, तो कम से कम 10, 15, 20 दिन वो हम कहते हैं कि नीचे से नहा लो, आँख के अंदर गंदा पानी मत जाए, आँख को दबाना मत, किसी ध्यान रखो भाई उल्टी ना आए, खांसी ना आए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपना काम करना है, घर में आप छोटा मोटा काम अपना कर लो, आँख में दवाई बिल्कुल समय पे डालो, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ पर्टिकुलर तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको ध्यान से डालो। और उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत कम लोग बताते हैं, हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई 1 महीने के बाद दवाई फेंक दो, इसलिए नहीं कहते कि वो दवाई का असर ख़त्म हो गया है, पर आप देखिए होता क्या है कि जब हम ये ड्रॉप डाल रहे होते हैं आँख के अंदर, और फिर वो तो डाल ली हमने, और उसके बाद जब उसको बंद किया तो बंद करने में हम ऐसे बंद करते हैं और हम ज़्यादातर वो उंगली पे टच हो जाती है, तो ये जो नोज़ल है ये इन्फेक्ट हो गया, तो ये डर लगता है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए जब आप बंद करें तो इसको पास लाए ऐसे और ऐसे बंद कर लिया, ठीक है। अब आप आँख बंद करके भी करेंगे तो भी आप गलती नहीं कर पाएंगे, तो ये प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली उन दवाइयों का जो ऑपरेशन के बाद पड़ी है। पर हर दवाई के लिए ये इम्पॉर्टेंट है जो काला मोतिया की है, और काला मोतिया की जो दवाइयाँ चलती हैं प्लीज़ उसके साइड इफ़ेक्ट उसके पैम्फलेट में पढ़ लीजिए, बहुत घबराने की बात नहीं है, थोड़ी लाली होगी, थोड़ा पानी आएगा, ये सब चलता रहता है, बट अगर आपको लगे कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को बताइए। एक और बात जो कई बार लोग नहीं बताते, जब काला मोतिया या कोई भी दवाई आप डालें आँख के अंदर, आँख की कैपेसिटी इज़ लेस देन 1 ड्रॉप, तो आप एक ही ड्रॉप डालने के बाद पोंछा आँख को, और आँख और नाक के बीच का जो रास्ता है उसको 2 मिनट दबा के बैठ गए आराम से। तो ये 2 मिनट तक आप कर लेंगे तो दवाई नहीं तो आपके गले में जाएगी, गले को ख़राब करेगी, और फिर गले से ही बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, और जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी तो जो आप साइड इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं वो सारे आपको हो सकते हैं, तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें अपनी, तो क्या लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने से, अपनी जो डाइट है खाने पीने में बदलाव करने से हम इसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं काले मोतिया? बहुत अच्छा सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, ठीक है भाई योग सभी करते हैं और मैं भी करता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ है, पर काला मोतिया अनफॉर्चुनेटली काला मोतिया के लिए कोई बताता नहीं कि भाई ये चीज़ योगा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप झुकेंगे और सांस रुकेगी तो आँख का प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, तो ऐसा कोई योगा मत करिए। कपालभाति स्पेशली नहीं करना है। पुशअप पुल अप लोग करते हैं, वेट्स करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करने हैं काला मोतिया में। माइल्ड वेट करिए टोनिंग अप के लिए। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है मेडिटेशन, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूवन है फैक्ट कि मेडिटेशन करने से प्रेशर आपका डाउन होता है, ठीक है। फिर वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो एरोबिक एक्सरसाइजेस कहलाई जाती हैं, इससे सबसे अगर आप लंबे टाइम पे करें तो आँख का प्रेशर डाउन होता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना है प्लीज़, ग्लूकोमा वालों को। मैं ये हर आदमी के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह उठ के भाई मैं 4 गिलास पानी पी जाता हूँ सर, मैं तो 2 बोतल पी लेता हूँ। तो ठीक है भाई, तुम जितना मर्जी पियो, पर अगर काला मोतिया है और आपने इतना पी लिया तो एकदम से आँख का प्रेशर बढ़ता है। और कई बार लोग कहेंगे सर हमें अल्ट्रासाउंड करना है, वो कह रहे हैं 2 लीटर पास, ठीक है भाई, उनसे कहो हमें काला मोतिया है, हम ये नहीं कर सकते। तो एक साथ ज़्यादा पानी पीजिए जितना मर्जी आप,
पर धीरे धीरे धीरे, तो एक बार में 1 गिलास पिया, फिर कुछ देर बाद आधे घंटे बाद एक और पी लिया, जितना मर्जी पीजिए, बट उसको स्पेस आउट करिए, एक साथ मत करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो रेगुलर आई चेकअप नहीं कराते हैं। जैसे मैं तो नहीं करवाया है, मैंने कैमरे के पीछे हमारे साथ रूहानी है, इन्हीं ने पता नहीं आखिरी बार कब करवाया होगा। ज्यादातर लोग नहीं करवाते हैं। बतौर डॉक्टर आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए, ये क्यों जरूरी है? तो देखिए, ऐसा है कि एक बार तो आवश्यक है चेक कराना। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 20 साल का आदमी, पर अब आप देखो हो क्या रहा है भाई, 3-3, 4-4 साल के बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, और अगर उनको चश्मा टाइम पे लग जाए तो नज़र बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और टाइम पे ना लगे तो बड़ी मुश्किल। तो प्लीज़ बच्चे को ही लेके जाइए, और वो डॉक्टर अपने आप ही सब कुछ चेक कर लेता है। और फिर अगर जब चश्मा लग गया तो फिर तो आप एनीवे चश्मा चेक कराने बार बार जाओगे, और जब चश्मा चेक कराने जाओगे तो डॉक्टर से कहना भाई बाकी चीज़ें भी देख लो। तो वही मैं कहने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, 40 के बाद तो आपको हर साल में दिखाना ही है एक बार। अगर 40 से नीचे है तो चश्मा लगा है तो आप जाओ हर 6 महीने में चेक कराने के चश्मे का नंबर तो नहीं बदल गया है, और डॉक्टर के पास जाओगे वो देख लेगा कि भाई कोई और बीमारी तो नहीं शुरू हो गई है। तो ये एक हमारा सेटअप, और बच्चों के लिए प्लीज़ प्री स्कूल में ही एक बार उनको चेक ज़रूर करवाइए। इतने बच्चों को, हालांकि ये हमारा इस समय कहने का वो तात्पर्य नहीं बनता, पर प्लीज़ बच्चों को आईपैड और ये फ़ोन और ये सब प्लीज़ मत दीजिए। जब बहुत ज़रूरत हो तभी उनको इस चीज़ों पे काम करने दीजिए, नहीं तो आप अपना नुकसान कर रही हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल है जो मैं आपसे पूछने चाह रही हूँ। ग्लोकोमा, काले मोतियाबिंद से जुड़े कुछ बहुत ही आम मिथक हैं, क्या आप हमारे ऑडियंस को उनके बारे में बता सकते हैं, ताकि उनको क्या सही है क्या गलत है, दोनों के बीच का फ़र्क पता हो? तो अगर कुछ कॉमन मिथ्स आपके ख्याल में अभी आ रहे हैं तो। कुछ तो खाने पीने को लेके चीज़ें हैं जो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक डेफिनेटली भाई, टोबैको इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ अ कंप्लीट नो नो, क्योंकि वो ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करती है, तो उससे तो डेफिनेटली बचिए। स्पेशली ग्लोकोमा है तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। योगा वगैरह हमने अभी समझाया, पानी की बात आपको बताई, नट्स आर सपोज टू बी गुड फॉर ग्लोकोमा। तो फिर बादाम अखरोट वगैरह आप रेगुलरली ले सकते हैं। जिनको बाइलोबा एक होता है, जिनको सर करके, वो अच्छी चीज़ है। बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स अच्छे होते हैं ग्लोकोमा के लिए, और विटामिन्स आप रेगुलरली लेते हैं वो भी ठीक रहता है। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक अपनी ज़िंदगी पूरी भरपूर जीजिए, कोई ऐसी जो चीज़ें हमने बताई हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली एक्सरसाइज वगैरह में, एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्ष, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, तो हमारे जो ऑडियंस है उनके बहुत काम आएगी ये जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया।